ये लेक्चर नंबर कितना है? 15 है कि 16 है? 15। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने शायद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है उसको स्टार्ट किया था और मैंने वो आपको प्रूव करके दिखाया था शायद, P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ये वाली इक्वेशन मैंने प्रूव की थी। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो था फार्मूला, इसको जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है इसको नाइनटीन 27 के अंदर इन्होंने उसको प्रूव किया, और जब 1970 में इन्होंने किया तो इनको इस पर नोबेल प्राइज़ मिला। तो दैट वाज अ वेरी बिग रिमार्केबल अचीवमेंट कि आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ भी वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, अब ये जो था इसमें इन्होंने लिया एक एटम लिया किसी क्रिस्टल फॉर्म का जिसका कोई 3 डायमेंशनल व्यू था उस क्रिस्टल का, ठीक है, और उसके ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की वेव जो है उसको इंसिडेंट किया। इन्होंने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन की वेव जो है वही लिया, इन्होंने डबल स्लिट लिया, आगे टारगेट रख दिया, तो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की वेव्स जो हैं वो उस क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट होकर डिटेक्टर पर आ रही हैं, और जब वो डायफ्रैक्ट होकर डिटेक्टर पर आ रही हैं तो डिटेक्टर के ऊपर वो एक डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है उसको बना रही है। ठीक है, एक डायफ्रैक्शन पैटर्न, आपको पता है कि डायफ्रैक्शन क्या होती है? इट इज ए केस ऑफ ए इंटरफेरेंस, यानी कि डायफ्रैक्शन पैटर्न बनने का मतलब है कि इंटरफेरेंस ही हो रही है, और उस इंटरफेरेंस के नतीजे में आपको क्या मिलेंगी? आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब मैं ज़रा जो है इसका ये बनाता हूँ सेटअप जो है। आप देखें कि ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, मैं कहता हूं कि ये एक क्रिस्टल है। अब आपको क्रिस्टल का पता है कि आपको सॉलिड की 3 फॉर्म्स होती हैं, एक को कहते हैं क्रिस्टल, एक को कहते हैं मार्फस, एक को कहते हैं पॉलीमर। जो क्रिस्टल होता है उसमें एटम्स जो होती हैं एक खास पैटर्न के अंदर अलाइंड होते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही प्लेन्स होती हैं उनकी। तो ये क्रिस्टल है, इसमें ये एटम्स की ये प्लेन्स, ये देखा ना, एक ही तरह की हैं, रैंडम प्लेन्स जो हैं वो नहीं है। इन्होंने एक फिलामेंट ली, ठीक है, उस फिलामेंट को हीट अप किया और फिर उसे क्या किया, इन्होंने प्रोवाइड किया पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो क्या होगा? फिलामेंट हीट अप होगी तो उसमें से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन निकल के उन्होंने, ये इनके पास थी फिलामेंट, ये हमारे पास एक फिलामेंट है, ठीक है, ये फिलामेंट है, इसको इन्होंने किया हीट अप, फिलामेंट। अब फिलामेंट ये किसी मेटल की बनी हुई है, टंगस्टन की बनी हुई है, तो इसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकली और यहाँ पर ये स्लिट पड़ी हुई थी,
ये स्लिट है, इस स्लिट में से ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरी और गुजरने के बाद ये यहां से किसी एंगल के ऊपर जो है वो डायफ्रैक्ट हुई, ठीक है, ऐसे किसी एंगल के ऊपर ये डायफ्रैक्ट होगी और इस जगह के ऊपर एक ये डिटेक्टर लगा हुआ, जो ये जो कि जिस एंगल पे हो रही हैं ये यहाँ से किसी एंगल थीटा के ऊपर ये हो रही हैं और ये कोई अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने ये एंगल थीटा जो है वो 50 डिग्री के बराबर इसको लिया कि ये कोई 50 डिग्री का एंगल ये थीटा बना रहा है, ठीक है। अब इस जगह पर इन्होंने जो है 50 वोल्ट इस जगह पर 50 वोल्ट का 54 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई किया हुआ था। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मकसद क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मकसद ये था कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करे और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होने के बाद जाकर टारगेट क्रिस्टल के साथ टकराएं और टारगेट क्रिस्टल के साथ टकराने के बाद उनको डिटेक्टर पे ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डायफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे, ठीक है जी। तो यहाँ से ये बात प्रूव होगी कि भाई जो आपका क्रिस्टल है उसके अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, उन एटम्स की प्लेन्स के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स टकराए हैं तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ने वेव नेचर शो किया। भाई वेव नेचर शो की है तो इसीलिए वो क्या स्क्रीन के ऊपर बना रहे हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न। डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो किसकी है आपके पास प्रॉपर्टी? डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि ये सारा हमारे पास सिलसिला आ गया। अब हमने ज़रा देखना है कि जो ये क्रिस्टल जो है इन्होंने यूज़ किया था ये निकल का था, निकल, ठीक है, निकल का क्रिस्टल जो है वो यूज़ किया था और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए थे डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। उन्होंने डिटेक्टर के ज़रिए वो सारे एंगल जो हैं वो उनको नोट किया। अब जो हमारे पास इक्वेशन है ब्रैग्स इक्वेशन, एक ब्रैग लॉ है, ठीक है, ये आपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है, ये पता नहीं अब वेव्स एंड ऑसिलेशन में भी शायद पढ़ा होगा के कोर्स में, ब्रैग्स लॉ जो है, ठीक है। तो ब्रैग्स लॉ जो होता है वो भी एक्चुअली डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज के लिए यूज होता है, लेकिन किसी वेव के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वो जो ब्रैग लॉ है वो ब्रैग्स लॉ जो है वो ये कहता है कि m लैम्डा 2d साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर d जो है ना ये डिस्टेंस होती है इनके दरमियान में, ये जो स्पेसिंग है ना इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं d। थीटा ये एंगल है जो जा रहा है, m ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है और लैम्डा वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, ये सारा मैंने लेबल करके आपको बता दिया। अब इसमें d जो है t की वैल्यू वो 0.091 नैनोमीटर उन्होंने ली और थीटा यहाँ पर उन्होंने ग्लांसिंग एंगल लिया 65 डिग्री, ठीक है, थीटा को 65 डिग्री लिया और m को कहा कि ये जो इंटरफेरेंस हो रही है ये ऑर्डर 1 की है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर 1 का पैटर्न मान रहा है, m को 1 ले लिया। ये सारी चीजें लेके ये वैल्यू पुट की 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा उसी फार्मूले में 2 ज़रब 0.091 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाई साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो ये लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू 0.165 नैनोमीटर, ये आ गया, ठीक है। ये निकल आई वेवलेंथ। अब ये कौन सी वेवलेंथ निकली है? ये थ्योरेटिकल वेवलेंथ है जो कि ब्रैग्स लॉ की मदद से निकाली गई है। किसकी मदद से निकाली गई है? ब्रैग्स लॉ जो है उसकी मदद से इसको निकाला गया। अब एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डेविसन एंड जर्मर ने भी
किया हुआ है। ठीक है जी। अब उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ चीजें हैं, वो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सी चीजें हैं, उसमें भी उन्होंने वोल्टेज यूज किया है, फिर डिटेक्टर के किसी एंगल के ऊपर उसको स्टडी किया, वो भी हमने पुट करके सारा एक फार्मूला निकालना है। फार्मूला निकाल के अंदर उसके अंदर चीजें पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आया कि इस वैल्यू के साथ वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास जो डी ब्रागली का फार्मूला है, डी ब्रागली फार्मूला जो है वो लैम्डा एच ओवर एम वी के बराबर है। अब चूंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे तो उनकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी ई वी के बराबर। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वैसे फार्मूला क्या है? 1/2 mv²। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। v जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है। अब ये जो आपके पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है, ये वाली, इन दो इक्वेशंस को मैं इसको कह देता हूं ये a है और ये b है। तो आप कंपेयर कर लें, कंपेयर a एंड b। a और b जो है इसको कंपेयर कर लें। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 mv² ev। अब एक बात याद रखें, एक v जो छोटे वाला है वो वेलोसिटी का है, बड़े वाला v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का है। इसको मिक्स नहीं करना। क्या कहा मैंने? छोटा v वेलोसिटी का है, मैं लिख देता हूं इधर, v छोटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपने इसमें फर्क करना है। ये ना हो कि आप पेपर के अंदर करने बैठे तो इसको मिक्स कर दें, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बना दें, उसको वेलोसिटी बना दें, तो आपका सारा गलत हो जाएगा। ठीक है। यू हैव टू मेक इट श्योर। अच्छा, अब मेरे पास जो है वो ये इक्वेशन आ गई, किधर गई थी? हमें कंपेयर किया कहां पर? ये भाई। ठीक है। इस इक्वेशन को अगर मैं m से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1/2 m² v² EVm ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या सिचुएशन बन गई, ये m इससे एक दफा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा m से हमने मल्टीप्लाई किया तो m² v², एक दफा m से कैंसिल हो गया। ठीक है। तो mv नहीं, एक मिनट, अभी इसको कैंसिल ना करें, अभी ठहर के, अभी इसको कैंसिल ना करें, अभी ठहर जाए। अच्छा, ये मैं 1/2 को उस तरफ लेके जाता हूं, तो ये आएगा m² v² 2vem, ये चीज आ जाएगी। ठीक है। यहां से mv अंडर रूट ले लूंगा ना, तो 2vem अंडर रूट आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास जो है वो यहां से जो इक्वेशन हमारे पास लैम्डा वाली, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। अब ये mv की वैल्यू निकल आई ना, ये वैल्यू इसको इसमें पुट कर दे, लैम्डा h ओवर 2vem। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी थी ना वो बीच में से निकल गई है। अब आपका एक्सप्रेशन वेवलेंथ की फॉर्म में आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया? वेवलेंथ की फॉर्म में आ गया। अब आप यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं
उनको सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, और फिर ब्रैग्स लॉ से जो वैल्यू निकाली है उससे कंपेयर करें कि भाई क्या वैल्यू निकलती है हमारी। तो ये मैं पुट करता हूं इसके अंदर लैम्डा, अच्छा एच होता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आ गए आप टू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया हुआ था हमने 54 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है आपको 9.1 10⁻31, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गया, ठीक है। और बाकी चार्ज इलेक्ट्रॉन याद है आपको 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। मैं यूनिट नहीं लिख रहा इसके, ठीक है, वो जरूरत नहीं है, अब लिख भी लें आप, इसका इधर भी रहने दें, यहाँ पर वी आना है, यहाँ पे किलोग्राम आना है, यहाँ पे कूलम आना है, ठीक है, वो आपको पता है, आपको पैट है कि यही आना है। अब आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.66 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको लिखें आप लैम्डा 0.166 10⁻�9 मीटर। वो मैंने 1 को इस तरफ ले गया हूं तो वो 0 के साथ हो गया, तो 1 10 कम हो गई है, ठीक है। अब ये अब क्या बन जाएगा, 10⁻9 किसके बराबर होती है, नैनोमीटर के। तो लैम्डा जो है ये मेरे पास 0.166 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप देख लें कि जो आपने ब्रैग्स लॉ से वैल्यू निकाली थी, ठीक है, वो 0.165 नैनोमीटर थी, वो क्या थी 0.165 नैनोमीटर, और ये कितनी निकल रही है, तो ये सेम, ठीक है। इसका मतलब है कि जो डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट था वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ एक एक्सीलेंट आर्गुमेंट पे था, यानी कि जो थोरेटिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ ब्रैग्स लॉ से कैलकुलेट की गई थी, वो डेविसन एंड जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है उससे जो कैलकुलेट की गई वेवलेंथ है उससे मुकम्मल तौर पर मैच करती, एग्री करती, ठीक है। सो इट मीन्स कि नाउ इट नॉट मोर रिमेन अ हाइपोथेसिस, ठीक है, नाउ इट बिकम्स डी ब्रॉगली प्रिंसिपल और लॉ। इसको आप डी ब्रॉगली प्रिंसिपल या अब लॉ कह सकते हैं कि ये बन गया, जो कि प्रूव कर रहा है इस चीज को कि ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स की मौजूद है। यहाँ से आपको ये एक्सपेरिमेंटली पता लग गया कि भाई डी ब्रॉगली ठीक कह रहा था, माइक्रो लेवल के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ मैटर वेव्स मौजूद होती हैं। ये तो डेविसन जर्मर ने इसको इस एक्सपेरिमेंट को किया था इलेक्ट्रॉन्स के साथ। फिर 2 साइंटिस्ट और आए आगे, बल्कि एक साइंटिस्ट और आया, ये डेविसन में 2 थे, वो था जीपी थॉमसन। जीपी थॉमसन ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ले लिए। उसने कहा कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी तो माइक्रो पार्टिकल ही है ना, तो उसने कहा कि मैं ये चेक करके देखता हूं कि क्या जो डी ब्रॉगली वालों का हाइपोथेसिस था, इसको जो डेविसन जर्मर ने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्या ये वैलिड है किसके लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। तो फिर उसके लिए अब आगे हमने पढ़ना है जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जीपी थॉमसन ने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि वेरीफाई करता था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को मैटर वेव्स के। तो इसने ये भी शो किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डायफ्रैक्ट करते हैं लाइक वेव्स, और डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब इसने जो मतलब इसका जो था, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो मैं ज़रा आपको बना के दिखा देता हूँ। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कि इसने एक वैक्यूम ट्यूब ली। वैक्यूम ट्यूब का मतलब होता है कि विच इज एयर टाइट, जिसके एयर टाइट मीन्स कि जिसके अंदर कोई एयर नहीं है,
खला, जिसको हम वैक्यूम, खला में जब चले जाते हैं तो उधर तो कोई एयर नहीं ना होती है उधर, तो वैक्यूम, तो एक एयर टाइट ट्यूब जो है उसने ली, ये एक एयर टाइट ट्यूब, उसने ये एक एयर टाइट ट्यूब जो है वो ले ली। अच्छा, इधर उसने एक ये फिलामेंट रखी जिसको उसने हीट अप करना था, यहाँ पर उसने ली एक स्लिट, वही डबल स्लिट, ये इस पर सब बार बार वही डबल स्लिट वाला, ठीक है। यहाँ पर इसने दो प्लेट्स ली एक्सेलरेट करने के लिए बीम को, उसको क्या उसने कहा ये प्लेट्स बी हैं, ये ए है, ठीक है, और इधर उसने एक ग्रिड लगा दिया जी, और यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जिसको उसने नाम दिया पी का, ठीक है। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकली, यहाँ से गुजरी, गुजरने के बाद इधर पड़ी, और एक ये डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये देख लें, बन गया, ठीक है। इसको वैक्यूम ट्यूब को उसने टी का नाम दे दिया, टी फॉर ट्यूब, ट्यूब फॉर फ्रॉम टी। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन उसने कहाँ से लिए, उसने ये जो फिलामेंट एफ थी इसको हीटअप किया, इसको हीटअप किया और 15,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। कितना? 15,000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, जिससे उसने एक्सेलरेट किया इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि इस एनोड ए की तरफ आई, ये जो स्लिट हमने बनाई हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो एनोड किस पर होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल पे एनोड होता है पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होके गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक फाइन होल, जो ये ब्लॉक बी, जो एक ये दो प्लेट्स रखी हुई थी, इनमें से गुजरेंगे और फॉल करेंगे ग्रिड फाइल के ऊपर, ये जो ग्रिड फाइल है जी, जिसकी थिकनेस इस ग्रिड फाइल की जो थी वो तकरीबन 10⁻⁶ सेंटीमीटर इसने ली हुई थी, ठीक है। अब जो है जब इस पे फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सफर करेंगे डायफ्रैक्शन, और ये रिकॉर्ड होंगे किसके ऊपर? फोटोग्राफिक प्लेट पी के ऊपर। यहाँ से डायफ्रैक्शन हो रही है ना, डायफ्रैक्शन हो गई, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट पी के ऊपर, और इनमें डायफ्रैक्शन रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है। मतलब एक रिंग्स टाइप का पैटर्न आ रहा है, रिंग्स टाइप का यूं का पैटर्न होता है, शायद आपने न्यूटन रिंग्स पढ़े हो इंटरफेरेंस के अंदर, ठीक है। तो वो यूं के रिंग्स बन रहे थे ऐसे करके, ऐसे के रिंग्स का पैटर्न जो है उसके ऊपर वो आ रहा था, सर्कुलर रिंग्स जो है वो बन रहे थे। तो उसने कहा कि डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ऑब्टेन हो गए हैं मुझे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। फिर उसने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा सेम यही वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसको दोहराया विद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, रिपीट किया, रिपीट द एक्सपेरिमेंट with neutron and protons, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो फिर इनको भी करना चाहिए। तो उसने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, हीलियम एटम को भी यूज किया, फिर इसके साथ भी उसने किया एक्सपेरिमेंट, हीलियम एटम्स लेकर भी। तो इन सब से उसको पता चला कि ये जो हमारे पास हैं पार्टिकल्स, इनके साथ एक डी ब्रागली वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। मतलब जितने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ डी ब्रागली वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, और वो डी ब्रागली वेवलेंथ जो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं, उनके साथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डी ब्रागली वेवलेंथ होती है, लेकिन हम जो है उनके वो वेवलेंथ उसको डिटेक्ट
नहीं कर सकते थे। मैंने आपको ये कहा था कि सेकंड ईयर की बुक में एक एग्जांपल है बुलेट की और इलेक्ट्रॉन की दी हुई, आप उसको देख लें कि उसके अंदर बुलेट की क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकलती है और इलेक्ट्रॉन की क्या निकलती है, वो कितना फर्क है। जो बुलेट की निकलती है वो ऑलमोस्ट निग्जिबली स्मॉल है, वो किसके बराबर है, वो 0 के है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैक्रो लेवल के ऊपर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है आगे नेक्स्ट वेव्स और वेव पैकेट्स। ठीक है, शायद मैंने पहले इस बात का जिक्र आपके साथ किया कि नहीं, कि वेव्स जो होती हैं वो अकेली नहीं चल रही होती, एक वेव नहीं होती। इस बात का जिक्र हुआ है पहले? नहीं हुआ, वो किसी और क्लास में हुआ होगा। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। वेव्स पैकेट एंड पार्टिकल्स। ठीक है जी। अच्छा, जो एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्रॉगली रिलेशन की, वो हमें प्रोवाइड करती है एक स्ट्रांग एविडेंस के मैटर जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। लिहाजा ये जो एविडेंस है कि मैटर जो है वो पार्टिकल लाइक है, ये उसी तरह स्ट्रांग है कि मैटर जो है वो एज ए वेव लाइक है। मैटर को वैसे तो पार्टिकल ही कहते हैं ना, कब जब आप मैक्रो लेवल पे आ जाते हैं तो वहाँ पर तो आप मैटर को वेव तो नहीं कह रहे होते। तो जिस तरह ये आर्गूमेंट आपका स्ट्रांग है कि मैटर जो है वो पार्टिकल है, उसी तरह जो डी ब्रॉगली था, डेविसन और जर्मर था और जीपी थॉमसन था, उन्होंने इस चीज़ को, इस आर्गूमेंट को प्रूव किया कि भाई मैटर जो है वो एज ए वेव भी बिहेव करता है माइक्रो लेवल। ठीक है, उस दोनों आर्गूमेंट स्ट्रांग है, ड्यूअल नेचर आ रही है। रेडिएशन की भी ड्यूअल नेचर आ रही थी और मैटर की भी ड्यूअल नेचर आ रही है। ठीक है, आप उस वक्त तक आपकी फिजिकल पिक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं होती जितनी देर तक आप ड्यूअल नेचर जो है चीज़ों की उनको स्टडी। हर किसी आम शख्स की भी आप बात कर लें तो उसकी भी तो ड्यूअल नेचर ही होती है ना, उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं और उसमें बुराइयाँ भी होती हैं। कोई हर इंसान जो है वो अच्छा तो नहीं होता। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान आया कि जिसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, वो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस उनके अलावा। वो आइडियल सिचुएशन है। जैसे आपने ब्लैक बॉडी पढ़ा था आइडियल, ठीक है, वो आइडियल है, उसको छोड़ दें आप। उसके बाद कोई भी जो है इंसान, उसकी ड्यूअल नेचर का ये असूल है कि वो ड्यूअल होती है। ये भाई यार, नेचर का ये असूल है कि वो ड्यूअल है, एक ही टाइम पर वो दो तरीकों से बिहेव करती है। आपको बाद दफा कोई बंदा एक ही टाइम पर अच्छा काम करता हुआ और बुरा काम करता हुआ भी दिखाई देगा। ठीक है ना, ऐसे होता है ना, नेचर खुद से अपने आप को रिवील करती है, वो खुद से आपको ये बता रही होती है नेचर के वो ड्यूअल है, वो एक ही टाइम पर दो तरीकों से बिहेव कर रही है। तो अब आप देखें कि मैटर और रेडिएशन ये दोनों के हैं ड्यूअल नेचर। फिजिक्स उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब आप ड्यूअल एस्पेक्ट को क्लेम नहीं करेंगे, ड्यूअल एस्पेक्ट को आप नहीं मानेंगे। हालांकि बड़ा कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है, लेकिन इसके बगैर फिजिकल थ्योरीज जो हैं वो कंप्लीट नहीं है। ठीक होगी बात, यहां पर समझ आ गई ये बात। अब आप देखें कि हम जो है वो देखते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं एक आपको बात बताऊं, वेव एक जो होती है, मतलब एक वन वेव, आप सपोज करें कि ये एक वेव है, मैंने कोई साइनोसाइडल फॉर्म की वेव बना दी, एक वेव है। लेकिन जो पार्टिकल होता है, जब आप क्वांटम लेवल के ऊपर जाते हैं और पार्टिकल की बात करते हैं, तो पार्टिकल के साथ एक वेव नहीं होती। समझ रहे हैं बात? एक पार्टिकल सपोज करें कि
ये माइक्रो लेवल पे हम चले गए। माइक्रो लेवल पे चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, वो ट्रेसेस होते हैं, सिर्फ अंदाजे होते हैं। ये गया एक, सपोज करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, यू इमेजिन दैट दिस इज ए इलेक्ट्रॉन, इट इज़ मूविंग। अब आप कहें जी कि इसके साथ एक वेव लगी हुई है जो इसके साथ जा रही है, नहीं, इसके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स जा रही है, पैकेट ऑफ वेव्स जा रही है। अब वो जो ग्रुप ऑफ वेव हैं और पैकेट्स ऑफ वेव्स हैं, वो क्या करती हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर, तो मैंने शायद आपको ये एग्जांपल बताई थी कि किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इतनी प्रोबेबिलिटी है और किसी जगह पर पाए जाने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। वो क्या रहा होता है, वो यही चक्कर चल रहा होता है। अब वेव पूरा ग्रुप साथ लगा हुआ है, अब वो ग्रुप क्या करेगा, वो कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, कुछ जगहों पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। जिस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच्ड वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। बात समझा? तो हम उस जगह पर कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होगा वहां पर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ना वेव का, तो हम कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। समझ आई ये बात? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स। यानी कि जो आपका माइक्रो पार्टिकल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रो पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, नीचे आके क्वार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे, यानी कि इनके साथ एक वेव अटैच नहीं होती, इनके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स जो हैं वो अटैच होती हैं। इसलिए एक वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको फेज वेलोसिटी कहते हैं, और जो ग्रुप ऑफ वेव्स की वेलोसिटी या पैकेट ऑफ वेव्स की वेलोसिटी होती है उसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि मैं जरा कैलकुलेट करता हूं डी ब्रागली वेव वेलोसिटी। डी ब्रागली वेव वेलोसिटी, ठीक है। अब आप सपोज करें कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उसकी ये डी ब्रागली हाइपोथेसिस लग जाएगा, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि वेव ट्रैवल कर रही है सेम वेलोसिटी के साथ जिसके साथ पार्टिकल मूव कर रहा है। अब देखो ना, जो वेव उसके साथ एसोसिएटेड है उसकी भी वेलोसिटी है, और जो पार्टिकल है उसकी अपनी वेलोसिटी भी है। तो हम ये, अच्छा, अब आप ये करें कि हम ये कहते हैं कि W, ये नाम दे देते हैं दूसरी वेलोसिटी को, F ऑफ लैम्डा के बराबर है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब हमें एक बात का पता है कि E बराबर होता है HF के, ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, और E बराबर होता है आइंस्टाइन रिलेशन से mc² के बराबर, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आप इन बातों से एग्री करते हैं कि ये आपने सारी इक्वेशंस जो हैं वो पहले पढ़ी हैं। मैं अगर कंपेयर कर लूं 3 और 4 को, कंपेयर 3 और 4, अगर 3 और 4 को मैं कंपेयर कर लूं तो HF mc² के बराबर आ जाएगा। तो F जो है वो mc² ओवर h के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 5 को 2 के अंदर पुट करें, 1 और 5 को किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है वो पुट कर दें। तो ये आ जाएगा W हमारे पास आ जाएगा mc² ओवर h मल्टीप्लाई बाई h ओवर mv। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो W जो है वो c² ओवर v के बराबर आ जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे जो वेलोसिटी या पार्टिकल की, वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं निकल रही। तो हम ये कहेंगे कि जो डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी है वो हमेशा ग्रेटर होती है देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट c। इट मींस कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है और जो वेव वेलोसिटी है
वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, वो जब आप उसको देखते हैं ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते, नजर तो नहीं आता वो, लेकिन ट्रेसेस होते हैं। अब क्या होते हैं, पार्टिकल आगे निकल गया होता है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना अभी, मैंने कहा कि दोनों वेलोसिटीज बराबर, ये रिलेशन से पता चल रहा है। ये देख लें आप, ये W और V एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो तो कांस्टेंट होती है। आप देख लेना यहां से, इधर से नजर आ रहा है, ये तो ये निकल रहा है। W वेव की वेलोसिटी है, V पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो बराबर ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। पार्टिकल आगे निकल जाता है, उसकी ट्रेसेस वेव्स की पीछे रह जाती है। तो वो जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको उसके ट्रेसेस नजर आते हैं, पार्टिकल नहीं होता उधर, पार्टिकल कहीं आगे चला गया होता है, उसकी जो वेव्स पीछे रह गई होती हैं वो आपको नजर आती हैं। तो हम ये कहते हैं कि शायद इस जगह पर पार्टिकल था। अब आपको वहां पर कौन सी वेव नजर आएंगी, जिनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई हुई, यानी कि जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा हो गया होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में है वेव एंड ग्रुप वेलोसिटीज। तो आपने वो लेक्चर पढ़ लिए हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैंने जो है वो आपको एक लेक्चर मेरा मिस हुआ था, श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस वाला, है ना। वो उसके अंदर वो दूसरा को सेकंड ईयर का चला गया था। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमने जो है वो स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है ये इट इज़ द हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स का दिल है, हार्ट है। ठीक है, आप जब जाके आगे क्वांटम पढ़ेंगे ना, क्वांटम 1 और क्वांटम 2, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, बस आप किसको सॉल्व कर रहे होंगे, श्रोडिंजर वेव। वो इतनी लंबी लंबी इक्वेशन नहीं होगी, बस उसमें श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ही होगी, और आपको कुछ नज़र नहीं आएगा उसके अंदर, सिर्फ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है वो नजर आएगी। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल की स्टेट जो होती है, पार्टिकल की स्टेट किससे डिस्क्राइब की जाती है, पार्टिकल की स्टेट किससे डिस्क्राइब की जाती है? वेव फंक्शन से। गुड, वेव फंक्शन से पार्टिकल की स्टेट डिस्क्राइब की जाती है। अब वेव फंक्शन किस तरह निकाला जाता है? भाई पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब करनी है तो फिर वेव फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो किसी आपको कह दिया जाए भाई ये सिस्टम है, मैं आप सपोज करेंगे आपको ये कह रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, क्वांटम मैकेनिक्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसकी स्टेट निकाल के दो। तो उसकी स्टेट निकालने के लिए आपको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बेसिकली एक एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है। ठीक है, और इसकी मदद से किसी सिस्टम की स्टेट जो होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आपने जब आगे जाना है तो कोई भी सिस्टम आना है जब, तो उसकी स्टेट निकालनी है। स्टेट क्या होती है? स्टेट में उसकी पोजीशन आ जाती है, स्टेट में उसकी एनर्जी आ जाती है, स्टेट में उसका टाइम आ जाता है, स्टेट में उसका मोमेंटम आ जाता है, उसका एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, उसका लीनियर मोमेंटम। ये सारी चीजें आपने किससे कैलकुलेट करनी है? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंजर ये साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर श्रोडिंजर ने, जब ये क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट के अंदर आइंस्टाइन, बोहर, मैक्स बॉर्न, ठीक है, बेल और ये इस तरह के बहुत सारे लोग जो थे, मैक्स प्लैंक, ये सारे इन्वॉल्व थे। और फिर ये यानी कि इन सब के ये जॉइंट एडवेंचर थी। ये क्या था? ये 19वीं सेंचुरी का शुरू था।
19th सेंचुरी के शुरू के अंदर ये जाइंट एडवेंचर जो है उसको किया जा रहा था, और ये सब साइंसदान जो थे इन्होंने इसमें अपना अपना हिस्सा जो है वो डाला। समझ आ गई बात? ठीक है। तो अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसके अंदर दो किस्म की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। अब आपको इतना पता चल गया ना कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। एक एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको हम आमतौर पर लिख लेते हैं SWE, इसका बनाते हैं एब्रीविएशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इसको हम लिख देते हैं SWE, ठीक है। S फॉर श्रोडिंगर, W फॉर वेव, E फॉर इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि दिस इज एन एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन, दिस इज ए एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन। H ऑफ साई इज इक्वल टू E ऑफ साई, ठीक है। H, इससे पीछे आपने ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। H क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मतलब होता है कि इसके अंदर T प्लस V, व्हाट इज T? काइनेटिक एनर्जी, एंड V पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसका सम होता है? T और V का। ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये इनका सम होता है। इसको कहते हैं ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो डायनामिकल वेरिएबल या ऑब्जर्वेबल्स होते हैं वो ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो ऑपरेटर्स के अंदर क्या होते हैं? ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेशन करना। डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेट करता है, वो ऑपरेशन कर देता है। एक ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद और जो मसला होता है उसको वो ठीक कर देता है, उसको रिजॉल्व कर देता है। तो हैमिल्टोनियन भी एक ऑपरेटर है। साई एक वेव फंक्शन, एक स्टेट है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब साई पे एक्ट करता है तो एक आइगन वैल्यू आती है, वो E है एनर्जी की, ठीक है। वैसे ये कोई नंबर भी हो सकता है, लेकिन ये एक आइगन वैल्यू यहां पर एनर्जी की आ जाती है। तो ये पूरी इक्वेशन जो है ये वाली, इसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। ये एक श्रोडिंगर। अब होता क्या है कि किसी भी सिस्टम को अगर आपने सॉल्व करना है तो पहले उसका हैमिल्टोनियन लिखना पड़ता है। हैमिल्टोनियन किसका सम है? और यानी कि आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए। आप वो वैल्यूज पुट करेंगे, फिर आपको इस इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर आपके पास वेव फंक्शन निकल आए, ठीक है। के बाद अब हमारे पास जो है ये दो किस्म के आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती हैं। नंबर 1 पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और नंबर 2 पर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है जी, ये दो हमारे पास जो हैं वो इक्वेशन होती हैं। ये टाइम क्या हुआ? हुआ कितने है? टाइम हुआ क्या? 40 मिनट्स हो गए, ठीक है। अच्छा ये मैडम आ गई हैं। अच्छा ये जो है ना मैं आपको फिर नेक्स्ट जो है ना उसके अंदर ये मैं पढ़ाऊँगा।